नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। दोस्तों आज हम यहाँ पर यूपी SSSC पेट की हिस्ट्री के बारे में बात करने जा रहे हैं। उसके पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ दोस्तों, आप सभी की परीक्षा की तैयारी कैसी चल रही है, क्योंकि अब समय बिल्कुल नहीं है। अभी आपको पता है 6 सितंबर तक फॉर्म भरे गए थे और सबको ऐसा लग रहा था कि एग्जाम थोड़ा डिले होगा, लेकिन एग्जाम बहुत जल्दी हो रहा है 28 और 29 अक्टूबर। अब देखिए, आपको उसमें परेशान नहीं होना है, क्योंकि आपने ये जरूर सुना होगा कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो अगर आप कोशिश ही नहीं करोगे, आप सोचोगे बस 2 महीना है क्या कर पाएंगे, तो वैसे भी कुछ नहीं होना है। तो आपको क्या करना है, कोशिश करना है। और कैसे करना है, जैसे मैं बता रही हूँ वो अप्रोच लेके चलना है, तो डेफिनेटली बहुत अच्छे नंबर आपके आ जाएंगे। क्या करना है, देखो दोस्तों, हम लोग जीएस का पोर्शन तो कर ही रहे हैं जो 30 अंकों का है, साथ साथ हम लोग उन चीजों को भी पढ़ते चल रहे हैं जो कि आपके कम अंकों, ज्यादा अंकों के हैं और कम चीजें पढ़नी, जैसे करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में हम लोग जुलाई अगस्त ये सब कर चुके हैं। प्लस हम लोग क्या कर रहे हैं, अब एक रामबाण सीरीज लेकर आई हूं जो प्लेलिस्ट में आप जाकर इसको देख सकते हो। उस रामबाण सीरीज में हर मंथ का पूरा करंट अफेयर होगा। उसको करने के बाद फिर हम लोग करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस सेट करेंगे, ठीक है। तो वो करंट अफेयर्स हो जाएगा। जनरल अवेयरनेस से काफी टॉपिक्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं। डीआई और ग्राफ आपको पता है, जितने लोग पेड ग्रुप से जुड़े हो उनको वहां डेली क्वेश्चंस मिलते हैं पठित गद्यांश और डीआई ग्राफ के। इंग्लिश रीजनिंग तो हम पैरेलल में कर ही लेंगे, ठीक है। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिसको भी पीडीएफ चाहिए, करंट अफेयर्स जो मैं पढ़ाती हूँ उसको पीडीएफ चाहिए, तो आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है 8957215956, ठीक है। चलो अब शुरू कर लेते हैं हम लोग क्लास। इसके पहले मैंने क्या बताया था आपको, 1885 के कांग्रेस स्थापना से लेकर मैंने आपको 1916 का लखनऊ पैक्ट यहां तक बता दिया था। सूरत का विभाजन बताया, सारी चीजें बताई। बीच में कौन छूट गया, बीच में गांधी जी छूट गए। क्यों? क्योंकि गांधी जी चले गए थे दक्षिण अफ्रीका। तो पहले थोड़ा सा गांधी जी के बारे में पता करेंगे, फिर और चीजें देखेंगे, ठीक है। और देखो, बार बार आपको बता रही हूँ, जो क्लासेस में ले रही हूँ ये सिर्फ इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम के फैक्चुअल क्वेश्चन है, सिर्फ वो आ रहे हैं। मैं नहीं कह रही हूँ कि मैं आपको पूरी स्टोरी समझा रही हूँ, पूरी हिस्ट्री पढ़ा रही हूँ, कि हिस्ट्री तो वाकई बहुत डीप होती है, उतना नहीं मैं पढ़ा रही हूँ। मैं आपको सिर्फ वो चीजें बता रही हूँ जो पेट में सीधे वन लाइनर आते हैं, बस उसके बारे में पढ़ा रही हूँ। देखो यहाँ पे गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए, एक दादा अब्दुल्ला नाम के थे जिनके लिए केस लड़ने के लिए, आपको पता है कि गांधी जी वकील थे, तो वकालत के लिए, उनके मुकदमे को लड़ने के लिए दादा अब्दुल्ला के 1893 में गांधी जी कहां चले गए, दक्षिण अफ्रीका गए। आपको पता है वहां दक्षिण अफ्रीका में उस समय क्या हो रहा था, रंग पे भेदभाव हो रहा था, काले गोरे का। इस गाना आपने सुना हो, काले गोरे का भेद नहीं, तो काले गोरे का भेद चल रहा था उस समय वहां पर। उसी के लिए मुकदमा लड़ने कौन गए, गांधी जी गए। अब देखो वहां जाके उन्होंने क्या किया, पूछा जाता है कई बार, कौन कौन से फॉर्म गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में रह के बनवाए। तो एक इनका फीनिक्स फॉर्म था और एक था टॉलस्टॉय फॉर्म। 2 फॉर्म थे इनके। कौन कौन से फॉर्म थे, एक इनका फीनिक्स फॉर्म था और एक इनका टॉलस्टॉय फॉर्म था, ठीक है। दोनों फॉर्म इनके कौन से थे, फीनिक्स और टॉलस्टॉय। इन्होंने एक पत्रिका यहां पे जारी की, कौन सी, इंडियन ओपिनियन। पहले तो ये पूछा जाएगा इंडियन ओपिनियन किसकी पत्रिका है, आप बताओगे गांधी जी की पत्रिका है। कहां पर रह के उन्होंने जारी की, तो ये पत्रिका दक्षिण अफ्रीका से जारी की गई, ठीक है। इसके संपादक कौन थे, इसके प्रथम संपादक थे मनसुख लाल नजर। कौन थे, मनसुख लाल नजर इसके इंडियन ओपिनियन के पहले संपादक थे। ये पुस्तिका 4 भाषाओं में छापी जाती थी। कौन कौन से में, गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी। तो कई बार आपको ऑप्शन दे दिया था और पूछा आता है इनमें से किस भाषा में इंडियन ओपिनियन पत्रिका नहीं छपती थी। क्या लिखा होगा, गुजराती, हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू। तो उर्दू आपको दिख रहा है कि नहीं है, गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में इंडियन ओपिनियन छापी जाती थी। आगे देख लो, 1915 में क्या होता है, गांधी जी वापस अपने भारत आते हैं, ठीक है। कब आते हैं, 1915 में वापस आते हैं गांधी जी भारत। उस समय क्या चल रहा था, उस समय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रही थी। क्या चल रही थी, 1915 में जब गांधी जी वापस आते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पे तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रही है। यहाँ पे क्या मतलब पूरे विश्व युद्ध में ही चल रही थी। तो उन्होंने क्या सोचा गांधी जी ने कि हम अगर ब्रिटिशर्स का सपोर्ट कर देंगे तो ये भी मेरी बात को आगे मानेंगे। ये सोचकर इन्होंने क्या किया, इन्होंने ब्रिटिशर्स की हेल्प करी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में गांधी जी ने ब्रिटिशर्स का सपोर्ट किया, ये सोचकर कि ये भी आगे हमारी हेल्प करेंगे, हमारा सपोर्ट करेंगे। इस चीज से खुश होकर जो गांधी जी को था, ब्रिटिशर्स ने क्या दिया,
कैसरे हिंद का अवार्ड दिया। ठीक है, क्या दिया? कैसरे हिंद की उपाधि दिया, जो भी आप समझ लो, मतलब उनको एक तरह से उस चीज से नवाजा गया कैसरे हिंद से। ठीक है, अब देख लो उसके बाद तो ये पूछा था कैसरे हिंद की उपाधि किसको दी गई, तो किसको दी गई? गांधी जी को दी गई। कब दिया? जब इन्होंने वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिशर्स की हेल्प की थी, तो उन्होंने खुश होकर इनको दिया था। फिर देखो क्या हुआ, इसके बाद इन्होंने सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की। कहां पर? पहले अहमदाबाद में की थी, बाद में उसको शिफ्ट करके साबरमती नदी के पास ले गए। ठीक है, उसके बाद देखो 1916 में जब होम रूल लीग हुआ, 1915 में तो ये आए थे, 1916 मैंने आपको बताया ना होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। होम रूल लीग स्टार्ट किसने किया? तिलक जी ने किया था, और बाद में उसको आगे किसने बढ़ाया? एनी बेसेंट ने बढ़ाया था पूरे इंडिया में। अब उस समय गांधी जी से पूछा जाए तो गांधी जी ने क्या किया? होम रूल लीग में समर्थन नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? उनके हिसाब से ये था कि इस समय तो ब्रिटिशर्स ऑलरेडी मुसीबत में हैं, हम उसी में उनके खिलाफ कुछ आंदोलन या कोई मूवमेंट चला के उनको और परेशान कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया? 1916 में होम रूल लीग से दूरी बना के रखी, समर्थन नहीं दिया। ठीक है, उसके बाद इनके जो मेन इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं, इन्होंने आने के बाद दक्षिण अफ्रीका से वापस इनका क्रम बताइए, किस किस चीजों में इन्होंने पार्ट लिया। तो पहले इन्होंने चंपारण विद्रोह, चंपारण में पार्ट लिया 1917 में, जो क्या था? नील विद्रोह था। नील के खिलाफ, नील की खेती होती थी ना, उसके खिलाफ आंदोलन था, उसको उन्होंने लीड किया। उसके बाद अहमदाबाद मिल मजदूर 1918 में था, उसमें क्या था? मिल मजदूरों को टाइम से पैसा नहीं मिल रहा था, बोनस नहीं मिल रहा था, उसके लिए साथ दिया। फिर खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ, इन तीनों में साथ दिया। तो कई बार आपसे पूछा था दोस्तों, क्या पूछा था? ऑर्डर, चंपारण, अहमदाबाद मिल और खेड़ा, और कहा था इसको ऑर्डर लगाइए जो गांधी जी ने सपोर्ट किया। तो आप बताओगे चंपारण 1917 का, अहमदाबाद मिल 1918 का, खेड़ा 1918 का। क्लियर है? चलो आगे देख लो 1919 में क्या होता है? 1919 में दोस्तों रॉलेट सत्याग्रह होती है। अब ये सत्याग्रह क्या था? ये रॉलेट एक्ट जो था या रॉलेट सत्याग्रह क्या था? इसमें यह था किसी को बिना बताए, बिना कुछ पूछे उसको जेल में बंद कर दो। इसीलिए इस कानून को क्या कहा जाता था? बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील का कानून। यानी कि ना आप कोई वकील रख सकते हो, ना कोई दलील दे सकते हो, ना ही कहीं से अपील कर सकते हो। तो बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील का कानून था, जिसको चाहो उसको जेल में भर दो। रॉलेट एक्ट में 1919 की बात हो रही है। अब देखो क्या हुआ, जब ये सब हुआ उसी समय 10 अप्रैल 1919 में पंजाब के दो बहुत लोकप्रिय नेता थे। कौन कौन थे? सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। इसी रॉलेट एक्ट के अंतर्गत इन दोनों नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। किसको गिरफ्तार किया गया? नाम बहुत ध्यान सुनना, कई बार पूछा आता है। किसको गिरफ्तार किया गया? डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को और डॉक्टर सत्यपाल को। ये दोनों क्या थे? पंजाब के बहुत लोकप्रिय नेता थे। अब जब इनको गिरफ्तार कर दिया गया तो लोगों ने सोचा कि हम इनके अगेंस्ट में जाके शांतिपूर्वक प्रदर्शन करेंगे। कहां करेंगे? जलियांवाला बाग में। 13 अप्रैल 1919 को लोग इनके ऑपोजिशन में कि इनको गिरफ्तार कर लिया गया हमारे नेता को, हम लोग क्या करेंगे? शांतिपूर्वक ढंग से वहां पे विरोध करने के लिए वहां पे गए। और वहां पे क्या किया जनरल डायर ने सोचा कि इतने लोग यहां पे इकट्ठा हो गए, मैं चलो इन लोगों को डराने के लिए क्या करता हूं? गोलियां चला देता हूं। डराने के लिए उसने गोलियां चलाई, लेकिन 1000-2000 से ज्यादा लोग मारे गए। ठीक है, इसी को बोला था जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो कौन इन्वॉल्व था इसमें? जलियांवाला बाग में हत्याकांड में इन्वॉल्व थे जनरल डायर, जिन्होंने डराने के उद्देश्य से गोलियां चलाई और उसमें क्या हुआ? 1000-2000 लोग मारे गए, जो कि आपको पता है जिनकी कोई गलती नहीं थी, उनको कोई मतलब नहीं था। उसके बाद किसके चक्कर में ये लोग गए थे वहां पे? सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल गिरफ्तार हुए थे, इसलिए ये भीड़ वहां इकट्ठा हुई थी। आगे देख लो, इसी चीज से नाराज होकर, जो ये क्या कहते हैं निर्दोषों को मारा गया था, इससे नाराज होकर रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइट या सर की उपाधि को त्याग दिया। किसने उपाधि को त्याग दिया? नाइट या सर की? रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगर बात कर लें तो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में एक सदस्य थे, क्या नाम था उनका? शंकर नायर। इन्होंने अपने पद से त्याग दिया। ठीक है, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के सदस्य का क्या नाम था? शंकर नायर। इन्होंने क्या किया? अपने पद को त्याग दिया जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। उसके बाद देखो इन लोगों ने क्या किया? ब्रिटिशर्स ने एक हंटर कमीशन लेकर आए। बोला कि हंटर कमीशन जो है वो जांच करेगा, मामले की जांच करेगा, क्या सही है क्या गलत है। इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। हंटर कमीशन पूछा है किससे जुड़ा हुआ, तो आप बताओगे जलियांवाला बाग हत्याकांड से हंटर कमीशन जुड़ा हुआ है। इसमें 3 भारतीय थे। कौन कौन? उनका नाम देख लो, चिमनलाल शीतलवाड़, सुल्तान अहमद और जगत नारायण। इस हंटर कमीशन में उन्होंने 3 भारतीयों को भी बोला कि ये भी साथ में रहेंगे। कौन कौन? चिमनलाल शीतलवाड़, सुल्तान अहमद और जगत नारायण। ठीक है,
आगे देख लो इसके बाद क्या होता है। 1919 तक की बात हो गई, अब हम लोग आ गए हैं अभी 1919 में ही क्या हुआ था, खिलाफत आंदोलन भी शुरू हुआ। अब ये क्या है समझ लो, 1919 में आपका खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन क्या था आपको पता है, तुर्की के खलीफा को मुस्लिम लोग बहुत मानते थे, ठीक है, तुर्की के खलीफा थे उनको मुस्लिम लोग बहुत मानते थे। और ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, क्योंकि ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जीत गए थे, तो इन्होंने, क्योंकि तुर्की अपोजिशन में था, तो इन्होंने उनको सबक सिखाने के लिए क्या किया, तुर्की के खलीफा पे आक्रमण कर दिया। मतलब उनको गिरफ्तार तो नहीं करे, लेकिन मतलब उनके अपोजिशन में चले गए, उनको परेशान करने लगे, जो भी आप समझ लो। तो तुर्की के खलीफा के खिलाफ कौन खड़ा हुआ, अंग्रेज खड़े हो गए। अब इस चीज से क्या हुआ, क्योंकि ये लोग तुर्की के खलीफा को पूछते थे मुस्लिम लोग, और अंग्रेज लोग क्या कर रहे थे, उनको परेशान कर रहे थे। तो क्या हुआ, इन लोगों ने एक खिलाफत आंदोलन स्टार्ट कर दिया। खिलाफत आंदोलन में कौन कौन थे, सारे जनरली मुस्लिम लोग थे, और इसमें हिंदुओं ने भी सपोर्ट किया। खिलाफत आंदोलन में मुस्लिम लोग तो नाराज हुए कि भाई हमारे खलीफा को, जिनको हम पूछते हैं, जिनको हम मानते हैं, आप उनको परेशान कर रहे हो, लेकिन इसमें सपोर्ट हिंदुओं ने भी किया। अब देखो कौन कौन किया है, तो कौन कौन थे, मोहम्मद अली, मौलाना आजाद, शौकत अली, ये सब लोग क्या थे, खिलाफत आंदोलन के मेन लीडर थे जिन्होंने स्टार्ट करवाया था। और भी बहुत नाम थे, लेकिन ये 2-3 नाम आपको जानने जरूरी हैं। तो खिलाफत आंदोलन तुर्की में खलीफा को परेशान करने के खिलाफ किसने कराया, मोहम्मद अली, मौलाना आजाद और शौकत अली। अब देखो 1919 में फिर क्या होती, दिल्ली में पहली अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का आयोजन हुआ। कहां पे आयोजन हुआ, पहला दिल्ली में हुआ अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन। और इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया, इसका अध्यक्ष गांधी जी को बनाया गया। किसको बनाया गया, गांधी जी को अध्यक्ष का बनाया गया खिलाफत सम्मेलन का, ठीक है। अब देखो इस खिलाफत सम्मेलन का समर्थन किसने और किया, तिलक जी ने भी किया। मैंने बताया ना, इस खिलाफत जो आंदोलन था इसको हिंदू और मुस्लिम की एकता के रूप में भी देखा जाता है, क्योंकि मुस्लिम लोग तो खफा थे ही, गुस्सा थे ही, कि नाराज थे कि आपने उनको परेशान कर दिया। हिंदुओं ने भी साथ दिया। तो तिलक जी, गांधी जी दोनों का मेन नाम आता जिन्होंने इसका सपोर्ट किया। किसने नहीं सपोर्ट किया, आपसे पूछा जाए खिलाफत आंदोलन का सपोर्ट किसने नहीं किया, समर्थन किसने नहीं दिया, तो किसने नहीं दिया, मदन मोहन मालवीय जी ने। इन्होंने समर्थन नहीं दिया था खिलाफत आंदोलन का, ठीक है। अब देखो यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लिखी हुई हैं, क्योंकि कल जब हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे असहयोग आंदोलन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की स्टार्ट करेंगे। यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखे हैं। ये कौन से फैक्ट है देख लो दोस्तों। ये आपके वाइसरॉय के नाम है, किस सन में और उन्होंने क्या काम किया। जैसे आपको दिख रहा होगा वेलेजली ने क्या किया, 1804 में बालिका शिशु हत्या पर रोक लगाई। पहले आपको पता है लड़की होती है तो उसकी हत्या करा देती आती थी, तो क्या हुआ, वेलेजली ने 1804 में बालिका शिशु हत्या पर रोक लगा दी। उसके बाद किसका नाम दिख रहा है, विलियम बेंटिक ने क्या किया, 1829 पर सती प्रथा पर रोक लगाई। सती प्रथा क्या था, इसमें यह था कि अगर लड़की, जो भी वाइफ, हस्बैंड है, उसकी डेथ हो गई तो उसके साथ साथ उसकी वाइफ को भी जबरदस्ती जलना ही पड़ता था, ठीक है, क्योंकि उसके हस्बैंड की डेथ हो गई तो उसकी वाइफ को भी बुलाता था कि उसको भी उसके साथ जलाया जाए। ये सती प्रथा थी। तो इसको किसने रोका, बेंटिक ने 1829 में सती प्रथा पर रोक लगाई, कानून लेकर आए। उसके बाद कौन है, लॉर्ड कैनिंग ने क्या किया, 1856 में विधवा पुनर्विवाह पर काम किया। मतलब इसको भी उन्होंने एग्री कर दिया कि भाई विधवा लोग भी पुनर्विवाह कर सकती हैं। देखो क्वेश्चन में क्या क्या आ सकता है आपसे, सती प्रथा एक तो आपको पता होगा, इसके साथ किसका नाम जुड़ा हुआ है, राजा राम मोहन रॉय का नाम जुड़ा हुआ है। विधवा पुनर्विवाह के साथ किसका नाम जुड़ा हुआ है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम जुड़ा हुआ है। आपको इनके गवर्नर जानने जरूरी कि उनके समय में कौन गवर्नर थे जिन्होंने इसके लिए कानून लेकर आए। तो बेंटिक ने 1829 में सती प्रथा के लिए, कैनिंग 1856 में विधवा पुनर्विवाह के लिए। अब अगर मैं पूछूं नॉर्थ ब्रुक ने, तो नॉर्थ ब्रुक 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट लेकर आए। ये क्या था नॉर्थ ब्रुक जो लेकर आए, पहले आपको पता था अंतरजातीय जो शादियां होती थी उसको मान्यता नहीं मिलती थी, तो नॉर्थ ब्रुक जो थे नेटिव मैरिज एक्ट में अंतरजातीय शादियों को मान्यता दिलवाई और बहुपत्नी प्रथा को समाप्त किया। पहले क्या होता था, एक लोग कितनी बीवी रख लें, कुछ रख लें, कोई कानून नहीं था, कोई टोका टोकी नहीं थी। तो ये लेकर आए नेटिव मैरिज एक्ट, बहुपत्नी प्रथा को समाप्त करवाया और अंतरजातीय जो विवाह थे उनको मान्यता दिलवाई। फिर देखो लैंसडाउन थे, लैंसडाउन 1891 में क्या लेकर आए, 1891 में एज ऑफ कंसेंट। एज ऑफ कंसेंट क्या था, पहले आपको पता है कि बाल विवाह बहुत होते थे, मतलब किसी भी उम्र में बाल विवाह करा दिया जाता था। तो इन्होंने क्या किया, एज ऑफ कंसेंट लेकर आए, जिसमें इन्होंने कहा कि लड़की की उम्र कम से कम 12 वर्ष होगी तभी उसकी शादी होगी। उसके बाद देख लो आए आपके लॉर्ड इरविन जो 1930 में क्या लेकर
लेकर आए? शारदा एक्ट 1930 में शारदा एक्ट किसके सामने आया था? लॉर्ड एरविन के समय में आया था। शारदा एक्ट किस समय में आया था? लॉर्ड एरविन के समय में। शारदा एक्ट अब क्या था? वही बाल विवाह के लिए कि लड़के की उम्र कम से कम 18 और लड़की की उम्र कम से कम 14 होनी चाहिए, तभी शादी होगी। ठीक है, तो आपको समझ में आ गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो आपको मैंने बताई है टेबल, बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कई बार पूछा जाता है शारदा एक्ट किसके समय में आया, आप बताओगे। एरविन के समय में आया। सती प्रथा किस समय में आई, आप बताओगे। बेंटिक के समय में आई। कैनिंग के समय में क्या हुआ, आप बताओगे। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बातें? तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं सब्सक्राइब किया है तो, और पीछे की जो तीनों प्लेलिस्ट हैं वो भी जाके देख लेना। और जल्दी से जल्दी हम लोग अपना इंडियन हिस्ट्री खत्म कर लेंगे। फिर पैरेलल में हमारे ज्योग्राफी एक दो प्लेलिस्ट में डाला रखा है, उसको आप देख सकते हो वहां से। बाकी चीजें मैं जल्दी ही जल्दी कंप्लीट करूंगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और वीडियो अगर अच्छी लगती हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करो। आप लोग बड़ी कंजूसी करते हो कमेंट सेक्शन में बताने में। जो भी आपकी अपनी क्वेरी है, जो भी आपको अच्छा लग रहा है, नहीं अच्छा लग रहा, सब सजेशन दिया करो। ठीक है, धन्यवाद।